एक बीमारी होती है येलो फीवर। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यात्रा पे जा रहे हैं किसी भी काम से, तो आपको यहाँ से येलो फीवर का वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा। आप तभी यहाँ से जा सकते हो, एयरपोर्ट से आपको तभी फ्लाइट पकड़ने दी जाएगी जब आपका येलो फीवर का वैक्सीनेशन हो रखा हो। अब एक बार आपको वैक्सीन मिल गई, एक बार आपको टीका लग गया येलो फीवर का, तो फिर अगले 15 साल आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा टीके की। येलो फीवर आपको नहीं होगा। लेकिन 15 साल बीत गए अगर, और आपको 15 साल के बाद दोबारा से अफ्रीका जाना है, तो आपको फिर से येलो फीवर की वैक्सीन लेनी होगी। आपको दोबारा से टीका लगवाना पड़ेगा। यानी कि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता येलो फीवर के लिए हुई है चालू, वो आपकी नहीं रह जाएगी। 15 साल में वो ख़त्म हो जाएगी। जिहाद, आतंकवाद का जो सामाजिक स्वरूप है, उसकी स्थिति भी कुछ कुछ येलो फीवर वाली ही है। एक टाइम पे, एक दायरे में, एक समय के एक पर्टिकुलर इतने साल से लेके इतने साल, 15 साल 20 साल में अगर आपको अच्छे से एक बार वैक्सीन मिल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ वो वैक्सीन लेट हुई वहीं पे आपका जिहाद, दंगे, ये सब फिर चालू। इजराइल ने भी कुछ कुछ यही गलती की। अगर जो हुआ है इजराइल में, उसके आज कल को आपको समझना है, तो ये वैक्सीनेशन वाली थ्योरी पकड़नी बहुत जरूरी है। राम राम। मेरा नाम अजय सिंह। 7 अक्टूबर को जो घटना हुई इजराइल में, इतिहास में ऐसा पन्ना जोड़ दिया है कि जो लंबे समय तक यहूदियों को भी और जो दूसरी जमातें भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, उन्हें याद दिलाएगा कि अपराध आखिर हुआ क्या। छोटे छोटे बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा गया। और इस बर्बर कत्लेआम के अगवा वो लोग थे। डेली करीब 20,000 लोग आपके गाजा स्ट्रिप से इजराइल आते थे अपनी मजदूरी के लिए, अपने रोजगार के लिए। गाजा में कुछ नहीं है काम के नाम पे। आपको हमास की गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं है। रोजी रोटी कमाने के नाम पे 2-4 बेकरी, डेली नीड्स की दुकानें और ये वो, बस यही है। उसके अलावा आपको काम करने जाना है, मजदूरी करने जाना है, तो आपको इजराइल जाना पड़ेगा। उधर बगल में इजिप्ट से ही बॉर्डर है, लेकिन इजिप्ट वाले अपने यहाँ नहीं घुसने देते इन्हें। तो 20,000 लोग गाजा से, 20,000 फिलिस्तीनी इजराइल जाते थे। यहूदी ने नौकरी पर रखे हुए थे, अपने खेतों में काम दे रखा था, अपने कारखानों में काम दे रखा था। और जब ये हमला हुआ तो हमलावरों में सबसे आगे यही लोग थे जिनके घर, जिनके बीवी, जिनके बच्चे यहूदियों की दी हुई रोटी से पेट भरते थे। वो सबसे आगे थे। उन्हीं ने रास्ता दिखाया और इतने भीषण, इतने विभत्स कत्लेआम को अंजाम दिया। ये जहालत जो पेश की है इन्होंने, इसके आगे क्या परिणाम आने वाले, उन्होंने ये क्यों कर दिया। तो एक तो जो इजराइल की नई पीढ़ी है, उसने
जो 60-70 के दशक की चीज़ें थी वो नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ वो पढ़ ली और पढ़ ली, सिनेमा में देख ली, वो एक अलग चीज़ है कि क्या क्या करना पड़ा था अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए। तो पूरी पीढ़ी बदल गई। उसके बाद से नई पौध आ गई और इस नई पौध को सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है वो काट गया। तो नई पीढ़ी काफ़ी हद तक सेकुलर विचारधारा वाली बन गई, कुछ लिबरल हो गई। और वहीं इसके उलट जो फिलिस्तीन की नई पीढ़ी है, हमास के लड़ाके जो आज के हैं, उन्होंने इजराइल की वो वैक्सीनेशन नहीं देखी कि इजराइल कैसी करता है। तो अरबों में गपोड़ी बड़े तगड़े होते हैं, अरबों में एक कल्चर है गप मारने का। जैसे अपने यहाँ भी बहुत से बुढ़े भूत से कुश्ती के किस्से सुनाते हैं ना, कह रहे साहब हम जवानी में वहाँ गए थे, वहाँ हमने भूत से कुश्ती लड़ी, भूत बीड़ी मांगने आया। बस उस तरह के किस्से जो फिलिस्तीनी अरबी बुढ़े हैं वो अपनी नई पीढ़ी को सुनाते हैं। कह रहे साहब हमने तो इजरायलियों का ये किया, हम तो यूँ गए, ये कर डाला, और एक फलस्तीनी एक दीन वाला और 100 के बराबर। तो जो हीरोइज्म के किस्से ज़बरदस्ती के गढ़ के नई पीढ़ी को सुनाए, तो उन्हें ये नहीं बताया कि हम पिटे थे तो कितना पिटे थे, कैसे पिटे थे। तो नई पीढ़ी के पास वैक्सीनेशन नहीं था हमास की या जो फिलिस्तीन की है, और इन्हें लगता था कि ये कुछ कर सकते हैं, कुछ जीत सकते हैं, इजरायलियों को तो पीट सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। और वहीं इजराइल की नई पीढ़ी को उस दर्द का एहसास नहीं था। आयरन डोम ये वो तो भैया 2-4 रॉकेट उधर से फायर हुए, बचा लिया गया, कोई बात नहीं, कोई एक आध कभी घटना हो गई, आईडीएफ घुसी, जो अभियुक्त थे उन्हें पकड़ लाई, कोई बड़ा ऐसा हुआ ही नहीं कांड। आप देखें तो शायद 60-70 के दशक के बाद से कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था जैसा ये हुआ है। तो वो चीज़ हो गई। तो दोनों तरफ की नई पीढ़ियों का ये फर्क था। तो ऐसे में जो हमास की नई पौध थी उसे बड़े आराम से ईरानियों ने और जो इनके अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने चढ़ा दिया चने के झाड़ पे कि तुम घुस जाओ, कर डालो कांड, बाद में क्या होगा, बाद में हम खड़े हैं सपोर्ट के लिए। इजराइल कुछ एक्शन करेगा, यूएन आ जाएगा, बंधक तुम्हारे पास होंगे, बंधकों के बदले सौदा होगा, सौदा होगा तो तुम पे तो पलटवार होगा नहीं। इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इजरायली जो आवाम है या वहाँ की सरकार है वो ये मान लेगी कि बंधक मरते हैं मर जाएं, हमें बदला चाहिए, हमें बंधक बाद में देख सोचेंगे बंधकों के बारे में, हमें पहले बदला चाहिए। और बदले की जो कार्रवाई होगी, इजराइल 1 के बदले 10 का रेशियो रखेगा। ये हमास को रत्ती भर अंदाजा नहीं था नई पौध को, लेकिन हुआ भाई। और इसके साथ एक बड़ी दुर्भाग्यशाली चीज और है, हमास ने जो भी किया, भाई यहाँ पे भी कह दिया जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान, किसी जो मजहबी लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, उसने हमास ने जो किया, जो बर्बरता की, उसकी निंदा नहीं की। ये नहीं कहा कि ये आतंकवाद है, कहीं से भी ये आवाज नहीं आई। इजराइल जो कर रहा है उसको लेकर आ रही है, लेकिन हमास के किए हुए को किसी ने कुकृत्य नहीं कहा, कुकर्म नहीं बोला, गलत नहीं बोला। भले बच्चों को गोली मारी गई हो, सर कलम किए गए हों, औरतों की लाशों तक को ना छोड़ा गया हो, लेकिन उसके बाद भी वो स्वीकार्य था। आगे क्या होगा
ये तो तय है, इजराइल का एक्शन जारी है और इजराइल किसी का दबाव नहीं मानेगा। इजराइल दबाव भी नहीं मानेगा, बिल्कुल आईडीएफ घुसेगी गाजा में, शायद कब्जा ना करे लेकिन घुसेगी, और जो बिल हैं हमास के उनमें बारूद भरेगी, बीन बीन के मारेगी। और ये जो टीकाकरण अब होने जा रहा है ये अगले 20 साल की शांति खरीदेगा। लेकिन एक गलतफहमी दुनिया भर में जो भी लोग हमास की इस कार्रवाई पर जश्न मना रहे हैं वो और दिमाग से निकाल दें कि इजराइल सिर्फ गाजा में एक्शन के बाद रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ये एक्शन ईरान तक जाएगा। इजराइल ईरान पे एक्शन लेगा और तगड़ा लेगा। और हो सकता है कि ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है, जो वहाँ की डिक्टेटरशिप है आयतुल्लाह खमैनी की, उसके खात्मे की भी वजह बने, ये तय है। अब ये हमला तो सिर्फ वर्तमान की कहानी कह रहा है, भविष्य में जो होगा वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ की वामपंथी मीडिया हो, अमेरिका की हो या यूरोप की हो, इन्होंने एक नरेटिव गढ़ रखा है और वो नरेटिव बड़ा स्ट्रांग है कि साहब इजराइल ने तो कब्जा किया हुआ है, ज़मीन तो फ़लस्तीनियों की थी और यहूदियों ने बेचारों को खदेड़ दिया, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो ज़मीन यहूदियों की है या फ़लस्तीनियों की है? क्या यहूदियों ने किसी और की ज़मीन छीन के वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसाई? क्या उनका वहाँ हक नहीं था? तो अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे, जब इस इलाके पे तुर्क काबिज हुए, ये 16th सेंचुरी से पहले, तो यहाँ पे जो यहूदी स्टेट थी, अगर आज के इजराइल की बात करें तो उसका 20% भी नहीं है। तो आज से 500-600 साल पहले जो यहूदी स्टेट वहाँ हुआ करती थी वो इससे कहीं बड़ी थी। सीरिया, गोलान हाइट्स के इलाके और आपका जो इजिप्ट का इजराइल से लगा हुआ, गाजा से लगा हुआ बॉर्डर का एरिया है, ये सब यहूदियों के पास था। और तुर्क जब काबिज हुए यहाँ पे, ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में ये इलाका आया, उस समय जाकर के यहाँ से पलायन शुरू हुआ। और उस पलायन में यहूदी दुनिया भर में बिखर गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, हिंदुस्तान भी आए, और जहाँ गए वहाँ उन्होंने योगदान अपना दिया, व्यापार में, विज्ञान में। भारत में भी बहुत थोड़ी जनसंख्या है, 1 लाख के अंदर, लेकिन अगर आप बात करोगे इनके योगदान की, भारत में भी बड़ा जबरदस्त इनका योगदान रहा है। मुंबई अगर आज हमारी आर्थिक राजधानी कही जाती है तो डेविड सिसुन यहूदी व्यापारी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत की सेना में आप बात करो तो जनरल JFR जैकब 71 की लड़ाई के वार हीरो थे, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। उसके आप आगे अगर हम बात करें तो बेंजामिन सैमसन, एडमिरल बेंजामिन सैमसन नेवी में थे। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, समाज के क्षेत्र में योगदान है, बड़े बड़े नाम हैं। और इस 70-80 हज़ार आबादी जो अभी है अपने यहाँ, थोड़ी सी मुट्ठी भर, उनका योगदान जो 20 करोड़ वाली आबादी है उनसे कहीं बेहतर ऊंचा है। लेकिन वही है कि वो यहूदी तो जहाँ गए वहाँ अपना योगदान देते रहे, अपनी चीज़ों को रखते रहे। लेकिन जब वो अपने घर वापस आए 1948 में, तो उनके लिए जगह नहीं थी, जमीन उन्हीं की थी,
एक्चुअल में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1923 ब्रिटिश फौजों ने तुर्कों से ये इलाका छीना। भारतीयों का भी योगदान था यहाँ पे तुर्कों को हराने में, हिंदुस्तानी भी थे। तो ब्रिटिश आर्मी ने तुर्कों से ये इलाका छीन लिया। उसके बाद से 1948 तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे का था और उजाड़ बियाबान था। यहाँ पे कोई विशेष जो आबादी थी वो जेरूसलम के आसपास बस। बाकी पूरा इजराइल जहाँ पे आज दिखता है वहाँ कुछ नहीं था, रेगिस्तान, बियाबान। आप सोचिए समंदर भी ऐसा है कि जिसमें एक मछली नहीं होती ढंग से। स्वेज कैनाल उस समय वजूद में उतनी नहीं थी, उतना बड़ा मैटर नहीं था उसका। तो आर्थिक तौर पे यहाँ कुछ था ही नहीं, तो आबादी भी नहीं होगी। तो जो ब्रिटिश सेना की छावनियाँ थीं उनके लिए जो अरबी मजदूर वगैरह होते थे बस वो थोड़ी बहुत आबादी थी। बाकी जेरूसलम के आसपास की आबादी थी। बाकी का इजराइल का जो आज का इलाका है वो लगभग बियाबान। तो इस बियाबान को दूसरे विश्व युद्ध में जो यहूदियों का योगदान था मित्र राष्ट्रों के लिए, उसके बदले तो ज़मीन तो उनकी थी, तो उन्होंने ब्रिटेन से मांग लिया कि भाई ठीक है, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, हम यहाँ अपना स्वतंत्र राष्ट्र आबाद करेंगे। और ये ज़मीन ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को दे दी। अब यहाँ से आपका चनूने काटने शुरू हुए जहाद के कि नहीं साहब यहाँ पे नॉन मुस्लिम कैसे रहेंगे। और जब 1948 में इजराइल बना तो अड़ोसी पड़ोसी जो थे उन्होंने हमला कर दिया यहूदियों पे। खैर यहूदी लड़े, अमेरिकन ब्रिटिश मदद भी थी, जीते। लेकिन फिर भी उस जीत के बावजूद भी 1948 में कुछ हिस्सा, तो तब इजराइल इतना मजबूत नहीं था, तो कुछ हिस्सा अरबों के हाथ लग गया, जिनमें से गाजा पट्टी है। असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। तो गाजा पट्टी जो है उस पर कब्जा हो गया इजिप्ट का, मिस्र का। और उजाड़ बियाबान तो था ही, तो यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ानी, आबादी बढ़ानी शुरू कर दी, लाला के बसाना शुरू कर दिया यहाँ से वहाँ से। 1963 में 6 डे वार हुआ। फिर अरब के कई देशों ने मिलकर इजराइल पे हमला बोल दिया और उस युद्ध में गाजा पट्टी को, गोलान हाइट्स को इजरायलियों ने छीन लिया। वो भी हमला ऐसा ही 7 अक्टूबर के हमले की तरह छुट्टी वाले दिन अचानक किया हमला था, धोखे से। कोई घोषित युद्ध नहीं था, उसकी दम नहीं है इनमें। तो भाई 1963 में गाजा पट्टी इजराइल के हिस्से में आई, लेकिन इजराइल ने उसके बाद ये नहीं किया कि चलो यहाँ के जो अरबी हैं उन्हें निकाल दो, भगा दो, वो वहीं रहे। लेकिन आतंक की जो पौध थी यहीं से बनना तैयार हो गई थी। 1973 आपके इजिप्ट और इजराइल, अरब इजराइल नहीं, इजिप्ट इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ और वहाँ ये तय हुआ कि साहब ठीक है, आप गाजा में जो लोग रह रहे हैं उन्हें नहीं भगाओगे और गाजा का पूरी तरह से सैन्य जो नियंत्रण है वो आपका इजराइल के पास रहेगा। और जो अरेबिक हैं वो हथियार वगैरह नहीं रखेंगे, वो किसी तरह का फसाद नहीं करेंगे। मानने वाले कहाँ थे? तो अब समझौता था कि भाई सेनाओं के मामले में तो सीधे भाई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ भी थे कई सारे, तो सैन्य कार्रवाई तो नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने 1987 में ये हमास बनाई, जबकि जो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यासर अराफात वाला था उसका अपना सैन्य गुट था फतेह नाम से। लेकिन यासर अराफात का मामला पॉलिटिकल ज़्यादा था और ये आतंकवादी और जिहादी वाला थोड़ा कम। तो अरब जगत को ज़रूरत थी
ह्यूमन बम्स की, हथियारों की, तो वहाँ खड़ा किया गया हमास। और इसी हमास ने शुरू की आतंकवाद की जंग, इजरायलियों पे हमले। चलिए, इजराइल फिर भी वार्ता में गया, एक लोकतांत्रिक देश है भैया, लोकतंत्र है वहाँ, वार्ता में गया, फिलिस्तीनियों से वार्ता हुई तो बहुत सारे इलाके नियंत्रण में दे दिए गए फिलिस्तीन के। 1993 फिलिस्तीन को राजनीतिक नियंत्रण जो था राजनीतिक, वो गाजा का दे दिया गया फिलिस्तीन लीडरशिप को कि ठीक है भाई, यहाँ पे पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो आपका रहेगा, सिर्फ हम सुरक्षा देखेंगे। पर उतने से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद 2000 में समझौता हुआ कि ठीक है भाई, सैन्य नियंत्रण भी ख़त्म कर देंगे, गाजा को बिल्कुल पूरा फिलिस्तीन को दे दिया, हमारा कोई दखल नहीं। जो वहाँ पे यहूदी रह रहे हैं, करीब 9,000-10,000 आबादी यहूदियों की गाजा में थी, इन्हें भी वापस वहाँ से ले लिया जाएगा। तो घर, मकान, कारोबार सब छोड़ के वो इस तरफ आ गए इजराइल। और 2005 के बाद वहाँ कोई यहूदी नहीं रह गया, ना इजराइल की सैनिक रह गए वहाँ पे, ना यहूदी रह गए। पूरा कंट्रोल चला गया फिलिस्तीन के पास। फिलिस्तीन ने क्या किया, वो पूरा कंट्रोल उठा के पकड़ा दिया हमास को, एक आतंकवादी संगठन को, जिसे खुद फिलिस्तीनी भी मान्यता नहीं देता उसे। और उसके बाद से फिर वही आतंकवाद शुरू, अब के यहाँ तक नहीं, वहाँ तक थी बाउंड्री, वहाँ तक खाली करो, ये हमारा वो हमारा, मतलब बहाना चाहिए। अगर इजराइल और दे दे, पूरा खाली कर दे, पूरा इजराइल, जो भी ज़मीन इजराइल की है आज, वो पूरा अरबों को दे देता है, तो भी यहूदियों से हमास की दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। वो जाके अमेरिका में या यूरोप में दोबारा से रहना शुरू कर दें तो ये वहाँ जाके मारेंगे। झगड़ा ज़मीन का नहीं है, झगड़ा उनके यहूदी होने का है। झगड़ा ये है कि वो यहूदी हैं, ये नहीं है कि वो उस ज़मीन पे क्यों है, वो कहीं भी हों तो भी झगड़ा है। तो 2005 में हालांकि गाजा में कोई सैन्य दखल नहीं हुआ, जब तक गाजा ने इजराइल पर कोई एक्शन नहीं किया हमास ने, तब तक पलटवार नहीं किया, आईडीएफ अंदर नहीं घुसी, किसी को नहीं पकड़ा, किसी को नहीं मारा। धीरे धीरे ये भी हो गया कि उन्हें काम धंधे के लिए भी आने की छूट दे दी कि वो आने लगे। और उसका परिणाम क्या हुआ, 15-20 साल बीत गए ना शांति से, आईडीएफ को हटे हुए, वैक्सीनेशन को हुए, तो दोबारा वही हुआ, फिर हमला। अब कहानी फिर नए सिरे से शुरू होगी, फिर डोज मिलेगी, फिर 20-25 साल शांति रहेगी। यही कहानी है अरब इजराइल युद्ध की, यही कहानी है हमास के आतंकवाद की।